ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत की विकास यात्रा और गणतांत्रिक मूल्य। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रेमकांत तिवारी। भारत को आजादी मिले हुए एक लंबा अरसा बीत गया, यूं कह लीजिए कि 75 साल से अधिक का समय हो गया और गणतंत्र हुए भी 73 साल से ज्यादा का समय हो रहा है। ऐसे समय में हम लोगों ने कितनी विकास की यात्रा तय की है और हम दुनिया में आज किस नजर से देखे जाते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल साहब। आप अर्थशास्त्र के अध्यापक रहे, इसके अलावा आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं और प्रोफेसर राकेश चंद्रा दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय कार्यरत हैं। आप दोनों के साथ में चर्चा करते हुए हमको प्रोफेसर मुजम्मिल ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आप अर्थशास्त्र के अध्यापक रहे हैं। सबसे पहले जो जीडीपी और पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है या जो विकास के और भी मानदंड हैं आर्थिक क्षेत्र में, उन पर आप भारत को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, जब देश को आज़ादी मिली 1947 में, उसके पहले जो 200 साल गुजरे थे यहाँ पर 1757 से लेकर के 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हुकूमत रही और फिर 1857 से लेकर के 1947 जिस समय स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा था, तो उन 200 वर्षों में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल कैद की हुई अर्थव्यवस्था थी, अरेस्टेड इकोनॉमी जिसे कहते हैं जी। और जो विकास था वो बिल्कुल स्थिर था, स्टेग्नेशन की अवस्था में था। आज़ादी मिलने के बाद में जो भारत का विकास है वो हर दिशा में प्रारंभ हुआ और ख़ास तौर से चूंकि 1950 में जब भारत का संविधान भी लागू किया गया, तो संविधान लागू होने के बाद में संविधान एक तरीके से निर्देशिका के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया हमने, इसलिए कि जो देश का विकास है उसके जो नीति निर्धारक तत्व है या प्रिएम्बल में खुद जो पूरा मार्ग है, कौन सा मार्ग विकास का प्रशस्त होगा, वो संविधान ने उसका आधार प्रस्तुत किया। उसके बाद पिछले आप 75 वर्षों में देखिए तो भारत की जो स्थिति है वो कहीं से कहीं पहुंच गई। अगर हम दशक के हिसाब से चलें, जो पहला दशक देखें 1950 का जो दशक गुजरा है, उसमें जो संस्थागत दृष्टिकोण अपनाया गया था, जिसको संविधान में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, संस्थागत दृष्टिकोण अपनाया गया विकास का। 60 का जब दशक आया तो उद्यमिता वाला दृष्टिकोण अपनाया गया आर्थिक विकास का। किसानों को आप उर्वरक उपलब्ध कराइए और पानी उपलब्ध कराइए, बीज उपलब्ध कराइए और उनको ऋण उपलब्ध कराइए तो वो एक चमत्कार कर सकते हैं और ये चमत्कार करके उन्होंने दिखाया ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में। 70 का जब दशक आया तो उसमें गरीबी निवारण के ऊपर में जोर दिया गया और जो संविधान में जब समानता वाली बात कही गई है और उस समानता को इंश्योर करने के लिए 70 का दशक। फिर 80 के दशक में आप देखिए जो सरकार का जो बजट है, उस बजट के माध्यम से राजकोषीय नीति को एक उपकरण के रूप में अपनाया गया और देश के विकास को आगे बढ़ाया गया। 90 का जब दशक आया तो उसमें आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अपनाया गया और फिर एक नई दिशा दी गई उदारीकरण के ज़रिए से, बाजारीकरण के ज़रिए से और भूमंडलीकरण के ज़रिए से देश के विकास को आगे बढ़ाना। फिर 2000 के बाद जब भारत का विकास आगे बढ़ा है, तब उसमें जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रखे गए थे उसका भी भारत के विकास के मार्ग पर असर पड़ा और 2010 के बाद का जो समय आया उसमें ख़ासतौर से 2015 के बाद में जब से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य जो रखे गए हैं, तो इस समय जो हमारी जो विकास की जो दर है और जो इस समय जो स्थिति है उसे कहते हैं ना कि अब इसका नाम ज़माना अदब से लेता है, निगाहे गैर भी अब एहतराम करती है, झुकाया हमने सरों को तो क्या कमाल किया, ज़मीन हिंद को दुनिया सलाम करती है। तो G20 का जो चेयरमैनशिप अभी मिला है देश को, तो उससे अंदाज़ा होता है कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे हैं। एक लंबा सफ़र है जिसको हमने तय किया है। प्रोफेसर राकेश चंद्रा, लोकतंत्र में आप जिस विकास की अभी प्रोफेसर मुजम्मिल बात कर रहे थे, एक दर्शन शास्त्र के अध्यापक होने के नाते आप किस नज़र से देखते हैं कि भारत ने कहाँ से कहाँ जो आज छलांग लगाई है, वो उसके पीछे खास तौर से क्या कारण रहे हैं? मैं एक बात रेखांकित करना चाहूँगा कि जब 46 में हम लोगों ने अपने संविधान को बनाने की सभा जब की, तो उसमें जो दार्शनिक राधाकृष्णन थे,
उन्होंने ये बात कही कि हम लोग एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो जनतांत्रिक होगा और जहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी होगी, और साथ ही साथ हम लोग इसको एक ऐसा देश बनाने की कोशिश करेंगे जो कि नए तरीके का हो। और ये एक बड़ी मुश्किल बात थी कि एक प्राचीन सभ्यता को एक नवीन संविधान जो कि मॉडर्निटी पर आधारित है दिया गया। और ये बात है कि इंडियन मॉडर्निटी और वेस्टर्न मॉडर्निटी दोनों ही इनके अंतर्गत एक प्रकार से पुरानी जो हठ धर्मिताएं थी उनको छोड़कर एक नए कलेवर में, और खासतौर से भारत जैसी बहुसंस्कृतीय विरासत को लेकर चलना था, उसमें बहुत सारी तरक्की हम लोगों ने की। जो मुझे विशेष रूप से बात महत्वपूर्ण लगती है वो ये कि हम समावेश की अब बात करते हैं, लेकिन भारत की जो परंपराएं रही और जो कि अभी हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो एक बार फिर से याद दिला रही है, वो ये है कि भारत की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं में, प्राचीन परंपराओं में भी हमने बहुत तरह की राज्य व्यवस्थाएं देखी थी, जिनमें कहीं कहीं पर गणराज्यीय व्यवस्थाएं भी थी, जिनके अंतर्गत बिना राजा के भी राज्य था। साथ ही साथ ये भी विधान था कि आप राजा को इलेक्शन के द्वारा हटा सकते हैं अगर खराब हो गया हो। तो ये सारी विरासत भी थी, लेकिन ये बात जैसे सर ने कही कि वो सिर्फ 200 साल की नहीं, बहुत अरसे की एक विरासत थी जबकि राजशाही थी, सामंतशाही थी। पूरा विचार भी एक तरीके से उन जंजीरों में जड़ गया था जो बहुत सारी बाहर से आई थी और बहुत सारी अपनी जड़ता के कारण आई थी। उन सबको हटाकर विकास का हमने एक नया स्वर शुरू किया। मैं एक बात पर यहाँ पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि आर्थिक विकास के अंतर्गत, तो जैसे आपने भी कहा, सर ने भी कहा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, पर कैपिटा सेविंग वगैरह को देखा जाता था। पर यह भी हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि 98 के बाद से विश्व पटल पर विकास के सूचकांकों को देखने का जो नजरिया बदला, उसमें भी हमारे भारतीय मूल के प्रोफेसर अमर्त्य सेन और एशियाई मूल के महबूबुल हक की बहुत बड़ी योगदान रहा। और अब हम केवल सिर्फ ये नहीं देखते कि कितनी पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा सेविंग है, हम हेल्थ के इंडिकेटर्स भी देखते हैं, एजुकेशन के इंडिकेटर्स भी देखते हैं, साथ ही साथ वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है और जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको भी हम देखते हैं। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि भारत का जब संविधान की चर्चा होती है तो हम लोग आमतौर पर अंग्रेजी में फाउंडिंग फादर्स की बात करते हैं, पर उसमें 15 महिलाएं थी जिनमें कि 4 उत्तर प्रदेश की भी थी जो उस पर दस्तखत कर रही थी, और वो भी कोई महिलाओं के मुद्दे नहीं उठा रही थी, वो बहुत सारे बुनियादी मुद्दे उठा रही थी जो कि राष्ट्र के विकास से संबंधित थी। तो इन सब चीजों को लेकर एक बहुत ही डायनामिक डिबेट के बाद भारत का संविधान बना, जिसमें करीब 2000 संशोधन हुए जिससे पहले कि वो बना, करीब 3 साल की मशक्कत के बाद बना। और ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि जो खुलापन भारत के संविधान में है वही हमें आज की विकास यात्रा में आगे ले जा रहा है। अच्छी बात कही आपने प्रोफेसर मुजम्मिल। हम लोग जब संविधान की प्रस्तावना में पढ़ते हैं, सबसे पहला जो वाक्य आता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वो और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे दर्शन में, हमारे पुराणों में जो हमको एक सिद्धांत मिलता है, अब उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कितनी दूर तक हमारा विस्तार हुआ है। बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति रही है। अगर हम थोड़ा सा और इसको पीछे बढ़ा करके देखें, पिछले 100 साल या 125 साल में 1900 से शुरू करके आप देखिए 2020-22 तक देखें और सवाल करें कि सबसे बड़ा परिवर्तन पूरी दुनिया में भारत में क्या हुआ, तो जवाब यह आया कि 100-125 साल पहले 3/4 से ज़्यादा लोग उपनिवेश में जीवन गुजार रहे थे। वो व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था, उपनिवेशिक जीवन, औपनिवेशिक अवस्था में गुजार रहे थे। 2000 में पहुंच करके ये बात बिल्कुल उलट गई। 3/4 से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आकर के रहने लगे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में आकर के रहने लगे। और भारत इतनी बड़ी 140 करोड़ की आबादी के साथ सबसे बड़ा जो गणतंत्रात्मक देश के रूप में उभरा है, वो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। और जो संविधान अपनाया गया, तो हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही कि संविधान में जो यूनियन लिस्ट रखी गई है, उसके बाद में फिर स्टेट लिस्ट रखी गई है, तो कौन कौन से काम है जो केंद्र सरकार करेगी, कौन से कार्य है जो राज्य सरकार करेगी, और किन मुद्दों के ऊपर, किन विषयों के ऊपर में दोनों सरकारें हस्तक्षेप कर सकती हैं। आप देखिए संविधान के अंदर में जो अनुच्छेद रखे गए हैं, 282 का जो अनुच्छेद है, वो पूरी दुनिया में किसी भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था में उनके लिए अनुकरणीय है। 282 में लिखा गया है कि कोई भी सरकार, भारत के संविधान के शब्द यही है, कोई भी सरकार किसी ऐसे सार्वजनिक कार्य के विकास के लिए पैसा दे सकती है, अनुदान दे सकती है, जिसके बारे में कानून बनाने का अधिकार उसके पास नहीं है। ये बिल्कुल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला अनुच्छेद है। मतलब ये कि
कोई भी सरकार का मतलब कोई भी राज्य सरकार, कोई भी स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार इस ऐसे सार्वजनिक कार्य के लिए, विकास के लिए धन दे सकती है जिसके बारे में वो कानून नहीं बना सकती। कानून बनाने का अधिकार किसी दूसरी सरकार के पास में है। तो ये वो मिसाल है भारत के संविधान की। ऐसी तमाम सारी मिसालें हैं जिसको न सिर्फ भारत ने अपनाया और भारत के विकास को मजबूती मिली, संघात्मक जिसे हम व्यवस्था कहते हैं ना, संघात्मक व्यवस्था के रूप में, हाँ, फेडरल डेमोक्रेसी के रूप में, हाँ, बल्कि दुनिया के कुछ दूसरे देशों ने भी इस तरीके की व्यवस्था को उन्होंने अपनाया और देश के विकास को समावेशी बनाया और देश के विकास में हर लेवल की जो सरकारें हैं उनके योगदान को सुनिश्चित किया। तो इतना बड़ा देश है, बहुत सारे काम केंद्र सरकार करती है, बहुत सारे काम जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो करती हैं अलग अलग राज्यों में, बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वाटर सप्लाई की है, सैनिटेशन की है, वो हमारी स्थानीय सरकारें कर रही हैं। तो एक गुलदस्ता है जिसमें स्थानीय सरकारों का रोल भी है, राज्य सरकारों का रोल भी है, केंद्र सरकार का रोल है। तो डेमोक्रेसी का एक गुलदस्ता है, विकास का एक ऐसा प्रारूप भर करके आ रहा है कि मिले जो जर्रे तो तारों की आरजू की है, सितारे पाए तो फिर माहताब मांगा है, मिला जो माह तो जागी है आरज़ूए सहर, सहर मिली तो नया आफताब मांगा है। ये जो विकास का सफ़र है एक इनकलाब है, कदम कदम पे नया इनकलाब, नई क्रांति है विकास की। और ये इसीलिए संभव हो सका है कि जो हमारे जो मूल्य हैं, गणतंत्रात्मक मूल्य हैं और जो संवैधानिक मूल्य हैं, उनको आधार बनाकर विकास को आगे ले गए। गणतंत्र में देखिए आज़ादी मिलना एक बात हुई, लेकिन गणतंत्र जब हम बने तो ये एक बात कह लीजिए कि सोने में सुहागा जैसी स्थिति हुई और हम और भी दुनिया के जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है उसमें हमारी पहचान और मजबूत हुई। आज चाहे वो कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमने बुलंदियां छुई हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बात ये भी कही जाती है कि गणतंत्र जब होता है तो यानी हम अपनी व्यवस्था को अपने संविधान के मुताबिक चलाएंगे, अपने नियमों कायदों के साथ चलाएंगे, हम किसी से प्रभावित नहीं होंगे। तो गणतंत्र में अब जाहिर है कि हमारा अपना भूभाग है, अपनी जनसंख्या है, अपनी सरकार है और लोकतंत्र में जो एक बुनियादी चीज कही जाती है कि जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। आज प्रश्न ये उठता है कि हम दुनिया के विशालतम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन क्या सबसे परिपक्व लोकतंत्र भी है? तो प्रोफेसर राकेश चंद्रा, इस विषय में आपका क्या कहना है? आपको मैं याद दिलाऊं कि 1928 में एक बहुत ही मशहूर लेख रहा जो केसी भट्टाचार्य ने लिखा था, इसका नाम था स्वराज इन आइडियाज। और उसमें ये वाली बात कही गई थी कि वैसे तो हिंदुस्तान की ये तहजीब रही कि जहां से भी आपको रोशनी मिले वहां से आप लीजिए और अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरीके से भारत का संविधान निर्माताओं ने भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद अपनी समझ से, अपने संस्कृति के अनुरूप संविधान की रचना की। पर स्वराज इन आइडियाज में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि वास्तव में कॉलोनियल रूल के साथ उसमें बहुत सारी चीजें हमने ऐसी मान ली जिनकी परीक्षा नहीं करी। और इसी वजह से ये बात बड़ी जरूरी है कि जो औपनिवेशिक काल के अंतर्गत तकलीफ ये नहीं थी कि वो विचार कहाँ से आए थे, तकलीफ ये थी कि वो बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिए गए। और इसी के संदर्भ में जैसे महर्षि अरविंद ने कहा कि 3 रिएक्शंस हुए। एक रिएक्शन हुआ कि जो वो कह रहे हैं वो सही है, एक रिएक्शन ये हुआ कि जो वो कह रहे हैं वो सब गलत है। बहुत मुश्किल से ये एक मैच्योर रिएक्शन हुआ जिसमें कि हमने अपनी तरह से दुनियावी सोच को अपने अनुकूल करने की कोशिश की। और इस मामले में मैं ये मानता हूं कि भारत की जो छवि है, बार बार ये बात होती है कि वसुधैव कुटुंबकम, उसको एक तो पूरा सुन लेना चाहिए क्योंकि वो पूरा एक भारत का डिस्क्रिप्शन नहीं है। वो ये कह रहा है कि जो छोटे मन वाले होते हैं वो अपना तेरी करते हैं, जो बड़े मन वाले होते हैं वो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र होते हैं वो वसुधैव को कुटुंब के रूप में देखते हैं। अयम निजा परो वेति गणनाम लघु चेतसा, हाँ। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। भारत के लोग ऐसा करते थे, ये वाली बात नहीं कही जा सकती क्योंकि आपको पता ही है कि भारत के अंतर्गत भी बड़ी मुश्किल से, आपको पता है सबसे बड़ा डिबेट ये था इंडिपेंडेंस के पहले कि कैसे छोटे छोटे सब राजाओं को ले जाकर फिर एक संघ में शामिल किया जाए। और अभी भी आप देखते हैं कि जो विवादित स्वर होते हैं वो यही होता है कि उसको संघीय ढांचे के अंतर्गत नहीं ला पाए। तो जो पटेल का स्ट्रगल थी वो यही बात स्ट्रगल थी कि हम किस तरीके से अलग अलग लोगों को एक साथ एक ही संघ में शामिल करें। तो अपना तेरी तो सब कर ही रहे थे। और
फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस समय जबकि ट्रांसनेशनल कैपिटलिज्म राज्य कर रहा है, उस समय राज्यों की अंतर्गत अपनी कितनी शक्ति रह जाती है अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए। ऐसे संदर्भों में अपने राष्ट्रीय धरोहर को भी बनाए रखना, अपने लोगों का कल्याण भी रखना और इस अंतर्राष्ट्रीय चीजों को साथ में लेकर चलने की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझकर भारत के लोगों ने और भारत के नेतृत्व ने संभाला है। और उसमें मुझे इस बात का हर्ष है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगातार अभी भी दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशंस में से है। और ये बात आपको पता ही है कि जब अधिक इंक्लूजन होता है तो उसके साथ बहुत दिक्कतें होती हैं। जिन लोगों को अभी तक आपने इंक्लूड नहीं किया था उनकी आवाजें आएंगी तो पहले वो जाहिर है वो थोड़े समय में कर्कश होंगी। जिनको आपने बहुत दिन तक दबाया है वो पहले बहुत कर्कश स्वर में आवाज आएगी, फिर वो धीरे धीरे बदलेगी। और मुझे लगता है कि इस जमाने के अंतर्गत बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारी युवा शक्ति शामिल हुई है और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है बहुत सारे लोगों को समावेश करने में, बहुत सारे स्वरों को एक साथ तुरंत एड्रेस करने की क्षमता, जैसे इस समय भी आप कर रहे हैं जो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है और आप उसको जाहिर है। देखिए, जंग आज़ादी जब शुरू हुई, उस जंग आज़ादी के दौरान जो लोग शहीद हो गए, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनमें से एक शेर याद आ गया कि वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, और इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। तो जाहिर है कि हम गणतंत्र हुए और संविधान हमने अपना लागू किया। आज सारी क्षेत्रों में देखा जाए, सारे क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आज नारा दिया जा रहा है। विकास यात्रा हमने एक लंबी तय की है। तो ऐसी सूरत में जबकि सारी देखा जाए तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन सबके अपने अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। तो प्रोफेसर मुजम्मिल, वो सवाल जो प्रोफेसर राकेश चंद्रा जी से मैंने किया था, परिपक्वतम लोकतंत्र के लिए आप अभी क्या संभावनाएं देखते हैं? जो विकास है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रगति हुई है जिसको रेखांकित करना जरूरी है इस समय, वो कि जो मानवाधिकार है उन अधिकारों के साथ में विकास को सुनिश्चित किया गया है और पूरा जो समाज है उसमें हर वर्ग के जो लोग हैं उनके जो अपने मानवाधिकार हैं उनको ध्यान में रखते हुए विकास की रणनीति को तय किया गया है। अब जैसे लेजिस्लेचर है उसने तो कानून बनाने का काम किया, जो कार्यपालिका है उसको लागू करने का काम उन्होंने किया। बीच में अगर कहीं पर किसी वर्ग को ऐसा लग रहा है कि संतुष्टि नहीं है, कहीं पर उसे इत्मीनान नहीं है, तो फिर जुडिशरी है, जुडिशरी ने अपना रोल अदा किया, सो मोटो एक्शन लेती है, कभी कभी वो खुद हस्तक्षेप करती है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि उनको जो मानवाधिकार है उनको सुरक्षित रखा जा सके और व्यक्ति की जो अपनी पहचान है और उसकी जो आइडेंटिटी है, डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण बात है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जिसे कहते हैं अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए कई क्षेत्रों में इसको आप परख सकते हैं। जैसे पहले क्या था कि हिंदुस्तान जब आज़ादी मिली और देश में ये हुआ कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाए, तो ये हुआ कि रोजगार मिलना चाहिए। फिर दूसरा सोपान आया कि नहीं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तीसरा सोपान आया कि नहीं डिसेंट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। चौथा सोपान आया नहीं डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। पांचवा सोपान आया कि नहीं अब औरतों और मर्दों को एक समान मजदूरी मिलना चाहिए। अब देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में पास हो गया था, लेकिन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान मजदूरी 1976 में आकर के पास हुआ। तो समय के साथ में जैसे जैसे तकाजे आगे बढ़ते गए ऐसे ऐसे विकास का जो प्रारूप तो महिलाओं को आर्मी में भी स्थान मिलने लगा है और अच्छा खासा मिलने लगा। तो अब विकास का ये जो समावेशी रूप इस समय दिखाई दे रहा है और वुमेन इन डेवलपमेंट का जो कंटेंट है और खास तौर से उनकी जो भागीदारी है विकास में, वो देश के विकास को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो स्थापित कर रहा है वो बहुत ही अनुकरणीय है। और इतने बड़े देश में जहाँ पर शिक्षा की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, और अभी आप देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं इसमें भी, और उसके पहले जब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रखे गए थे तो उसमें भी जो जेंडर इक्वालिटी है दोनों महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और भारत के विकास लक्ष्यों में भी दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो विकास बहुत नीचे के स्तर से प्रारंभ होकर के अब उन ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है जिसमें हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि हमको अपनी पीढ़ी के लिए विकास चाहिए, हम ये भी देखना चाहते हैं कि अगले आने वाली जो हमारी जनरेशन है, पीढ़ी है, उसके लिए भी विकास के उतने ही अवसर सुरक्षित रहें कि वो भी अपने हिसाब से अपना विकास कर सके। एक बात कही जाती है कि देखिए भारत की इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा क्षेत्रफल,
जिसमें कहते हैं वो विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तमाम तरह के लोगों की अपनी क्षेत्रीय, भौगोलिक और जो स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। भाषा अलग है, बोली अलग है और ज़रूरतें अलग हैं, लेकिन ये विविधता में एकता, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। ये विविधता में एकता, और आजकल जो भारत को विश्व गुरु पुनर्स्थापित करने के लिए एक चर्चा होती रहती है, तो विविधता में एकता को आप इस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? भौगोलिक भी है और सामाजिक भी है, और जो क्षेत्रीय विभिन्नता है उसके साथ साथ जो सामाजिक जो अंग हैं इसके, और जो अपनी अपनी पहचान है, उसके साथ में जो इसकी पूरे देश की खूबसूरती बनी हुई है, तो उसमें तो ऐसा लगता है ना कि है ऐसा कौन सा गुल जो इस चमन में नहीं, बता है कौन सा मजहब मेरे वतन में नहीं, चिराग जलते हैं हर बज़्म में, मगर देखो ये रोशनी किसी और अंजुमन में नहीं। और इस पे एक और भी शेर याद आया कि चमन में इत्तेफाके रंगो बू से बात बनती है। हमें हम है तो क्या हम है, तुम्हें तुम हो तो क्या तुम हो। जी, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे एक तरफ देखिए सुदूर दक्षिण में आप देखिए तो केरल है, तमिलनाडु है, उसकी अपनी एक भौगोलिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, सामाजिक पहचान है, उनका खान पान, वेशभूषा सब बिल्कुल फर्क है जी। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ की बिल्कुल अलग प्रकृति है जी। आप राजस्थान में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, वो एक अलग नक्शा प्रस्तुत करता है। कश्मीर में चले जाइए, वो दुनिया का एक नया मानचित्र उभर करके वहाँ पर आता है, और नई वेशभूषा और नई भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ पर हैं। पूरे देश को एक सूत में बांध करके जो आगे बढ़ने का प्रारूप है, उसमें संविधान की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्तियों का अपना योगदान है कि तमाम विविधताओं के साथ साथ वो जो भारतीयता की एक लिंक है जिसने सबको जोड़ा हुआ है, हम समझते हैं वो बहुत ही सराहनीय है और अनुकरणीय। प्रोफेसर चंद्रा, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है जो भारतीयता को सर्वोपरि रखती है? आप किस नजर से देखते हैं? ये एक कठिन सवाल है। मेरा अपना मानना यह है कि जिसको हम भारतीयता के रूप में रेखांकित करते हैं, जैसा प्रोफेसर मुजम्मिल ने कहा, वो वास्तव में मानवीयता है। तो जिसको हम भारतीय मूल्य कह रहे हैं, उसका मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि उसका इसी जमीन पे पैदा होना और इसी क्षेत्र के भूखंड के इतिहासकारों द्वारा निर्मित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो मनीषी रहे, वो जिस भूखंड में पैदा हुए थे, वो लगभग अब अफगानिस्तान के करीब है। तो जिसको हम भारतीयता कहते हैं, वो वास्तव में एक प्रकार से मानवीय मूल्य हैं, और इन मानवीय मूल्यों को लेकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, उनको लेकर भी साथ चलना चाहिए और उन विविधताओं के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे यूनिवर्सिटीज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब बड़ी जोरों में ये वाली बात स्पेशली कही गई कि अलग अलग राज्यों को कुछ आपस में पेयर कर लेना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश से कहा गया कि आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ पेयर कीजिए और अपने कुछ छात्रों को वहां भेजिए, उनके छात्रों को कुछ यहाँ बुलाइए। तो एक्चुअली सिर्फ ये बात जो होती है ना कि हम जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन जब रूबरू होकर एक दूसरे के साथ खान पान करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो आपको अपनी समानताएं और गैर समानताएं दोनों समझ में आती हैं। और ये बात समझ में आती है कि जो हमारी जो अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग चीजें हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जो बजाते इंसान हमारी समानताएं हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मुझे ये लगता है कि भारतीयता वास्तव में एक प्रकार की वैश्विक चेतना और एक प्रकार की ब्रह्मांडीय चेतना है। इसलिए इंडियन आइडेंटिटी इज एक्चुअली अ ह्यूमन आइडेंटिटी एंड अ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। और भारत का संदेश भी अपने आप में विश्व को भारतीयता का संदेश नहीं, एक ब्रह्मांडीय चेतना का संदेश माना जा सकता है। तो क्या ये कहते हुए आप वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और उसके सिद्धांत को पुनर्रेखांकित नहीं कर रहे हैं? मैं ये बात फिर कहना चाहूंगा कि वो एक संकेत है जिसको मानना, ये बात एक भ्रम होगी कि भारत के भूखंड में सब लोग इसको मानते थे। प्राचीन काल में भी, वर्तमान काल में भी ये एक हमारी, जैसे सर ने कहा कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली अ होप। हम चाहते हैं कि हम वैसा बने। उसी तरीके से वसुधैव कुटुंबकम हमारी प्रेरणा है, हमारी आशा है। इस समय वो हमारा वर्तमान सत्य है। इस बात को हमें प्रमाणित करना पड़ेगा। सह अस्तित्व की बात को तो सभी धर्मों में रेखांकित किया गया है। वो आप वेदों से ले लीजिए तो फिर संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। और सिख धर्म में भी एक बात ये कही गई है कि वंड के छको, यानी मिलजुल करके बांट के खाओ। और इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि आप सोने से पहले ये खबर ले लो कि पड़ोसी आपका भूखा तो नहीं सो रहा है। और ईसाई धर्म में भी एक बात ये कही गई है कि लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी से स्नेह के रिश्ते रखो।
पर किताब और आमाल का जो फर्क है, मुझे लगता है कि गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम लोगों को इस बात के लिए अपना वचनबद्ध होना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि तमाम किताबों में जो बात बयान की गई है वो आमाल में नहीं आई, उसी तरीके से हमारी जो वर्तमान सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम किताब है उसके साथ भी ऐसा न हो और हम लोग जो उसमें कह रहे हैं उस पर आमाल करें, तो ही हम एक ऐसी खूबसूरत जमीन को बनाएंगे जो उसमें कि आगे हमारे बच्चे हम लोगों को। चलिए, अच्छा प्रोफेसर चंद्रा, अगर ये बात आप कह रहे हैं तो प्रोफेसर मुजम्मिल, ये सवाल है कि फिर आदर्श जो व्यवस्था, हम बिल्कुल आदर्श की कल्पना करते हैं और आदर्श को पाना भी चाहते हैं, उसको पाने के लिए हमको अभी उसकी और तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बढ़ने का मेरा भी यही मानना है कि हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है और जो संवैधानिक मूल्य हैं वही आधार उपलब्ध कराता है, इसलिए कि उसमें जो मूल्य हैं, समानता के मूल्य हैं, आज़ादी के मूल्य हैं, जो उसमें ह्यूमन राइट्स की बात कही गई है, मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, कर्तव्यों की बात कही गई है, नीति निर्देशक तत्व भी है। तो ये तमाम सारी चीजें आप देखिए, उसके सभी चैप्टर्स को आप देखिए तो ऐसा लगता है कि आप हमसे कहें कि संविधान को और क्या नाम दिया जा सकता है, तो मैं कहूँगा कि विकास की निर्देशिका है ना। हाँ, इट डायरेक्ट्स द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री। तो अब इस समय चूंकि हम सिर्फ आर्थिक विकास को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ जिसे हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं, बल्कि मानवीय विकास को भी देख रहे हैं। 1990 में जब पहला प्रतिवेदन आया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, उसका पहला वाक्य में लिखा हुआ है, पीपुल आर द रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन। देश के लोग ही वहाँ की वास्तविक संपत्ति हैं, वास्तविक निधि हैं। तो अगर इस बात के ऊपर हम गौर करें कि देश को, और अभी आपने कहा था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी वही चीज है, दे आर द रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन। राष्ट्र की जो वास्तविक निधि है, 140 करोड़ लोगों का जो देश है, जो 140 करोड़ पहले आएंगे, तो इनके कल्याण के लिए और इनकी सुख सुविधाओं में विकास करने के लिए और इनके विकास को भविष्य में भी सुरक्षित करने के लिए जो एक खाका है, उसमें ऐसे कौन से कानून बनाए जा रहे हैं, कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है और किस तरीके से जो हमारी न्यायपालिका है अपनी भूमिका, सक्रिय भूमिका कैसे निभा रही है, हम समझते हैं यही वो प्रारूप है इस समय जो एक उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। प्रोफेसर मुजम्मिल, चलते चलते एक सवाल आपसे बहुत जरूरी हो जाता है, आप अर्थशास्त्री हैं, शिक्षाविद भी हैं, ये जो निवेश एफडीआई के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या जो देश का भी जो निवेश आ रहा है, इस समय लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? आधार है, ये विकास का आधार है। एक जमाने तक ये होता था कि सरकार को आगे बढ़ करके विनियोग करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। अब वो समय आ गया है जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर में विश्वास जताया जा रहा है। सरकार का काम है कि सुविधाएं उपलब्ध कराए और जो व्यवस्थापना है उसको उपलब्ध कराए, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए, और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए कि निजी क्षेत्र अपना सरमाया इसमें लगाए, निवेश करे, विनियोग करे, और उससे फिर देश के उत्पादन में वृद्धि हो और उस उत्पादन का फायदा देश के तमाम लोगों को मिले। और यही वो दिशा है जिसकी तरफ अब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। प्रोफेसर राकेश चंद्रा, क्या ये आप महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा निवेश जब आ रहा है, इतने सब औद्योगिक संस्थान स्थापित हो रहे हैं और विकास में एक बहुत लंबी छलांग हम लोग लगाने के लिए अग्रसर हैं, तो क्या रोजगार की समस्या बड़े पैमाने पर नहीं हल होगी? आशा करते हैं कि होगी, लेकिन उसके लिए बहुत सारा विवेक और बहुत सारी सजगता की आवश्यकता है। मैं लगातार इस सजगता को बनाए रखने के लिए पक्षधर हूँ। सर भी जानते हैं कि हम लोग बहुत समय से केवल अकादमिक अध्ययन के अतिरिक्त बहुत सारा जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 71,000 से ज्यादा रोजगार के प्रमाण पत्र दिए हैं। मुझे बड़ी हर्ष होगा कि ये सब बातें हों, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि पिछले 2 वर्षों में जो विभीषिका हुई, जिससे कि विश्व त्रस्त हुआ, उसमें खासतौर से महिलाओं और बच्चों और असेवित क्षेत्र के लोगों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन कोरोना काल में मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारत ने एक औरों को देखते हुए बेमिसाल काम किया। मेरा ये मानना है कि हम लोगों को अपने घर की मरम्मत करते समय सिर्फ ये नहीं देखना है कि दूसरा का घर कितना टूटा है। हमारे अपने घर के अंतर्गत अभी भी बहुत सारे काम करने शेष हैं और बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े विवेक के साथ भारत की जो वर्तमान जो नेतृत्व है वो हमें लगातार इस बात के लिए आशान्वित कर रहा है कि जिसको, जैसे सर ने कहा कि हम लोग ह्यूमन राइट बेस्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जिसको हम क्षमता आधारित विकास की बात कर रहे हैं, उस क्षमता आधारित विकास के अंतर्गत महिलाओं, बच्चों, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हम सचमुच उस स्वर्णिम हम ये विश्वास करते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएंगे इन मूल्यों पर, इन सिद्धांतों पर। भारत की विकास यात्रा और गणतांत्रिक मूल्य वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा
और महात्मा ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय रूहेलखंड के पूर्व कुलपति और जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राकेश चंद्रा। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रेमकांत तिवारी। लखनऊ केंद्र पर तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।